का पहरा था उसे गुजरने दो, चांद का पहरा था उसे गुजरने दो, सुबह हुई है अब सूरज निकलने दो। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज हमारे सामने हमसे मुखातिब होने के लिए गायत्री बालिका उच्च विद्यालय की प्रधानाचार्य सुषमा सिंह जी हमारे साथ होंगी। आइए हम जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो, उनकी टीम और इसके दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग एक बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं और बेगूसराय ज़िले और यहाँ के ज़िले वासियों को बहुत सारे लोगों से रूबरू करा रहे हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। मैम, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि गायत्री बालिका उच्च विद्यालय की नींव आपने किस तरह से रखी? हाँ, ये एक सवाल है कि मैंने नींव किस तरह से रखी। 91 में जस्ट हमारे 92 में हमारा MSc का शिक्षा पूरा हुआ था और उसी दरमियान हमारे पिताजी जो एक शिक्षा अधिकारी थे और वह इस ज़िले में बहुत दिनों तक अपनी सेवा की और वह एक कर्मठ, ईमानदार और एक अनुशासित शिक्षा अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। मुझे गर्व है कि मैं उनकी पुत्री हूँ। तो रिटायर करने के बाद उनके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना सेवा दूँ और इसमें सहयोग करूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं इसे शुरू करूं तो क्या तुम सहयोग करोगे? तो मेरी शादी हो चुकी थी तो मुझे ससुराल से अनुमति लेनी थी। तो मेरे ससुर जी भी काफ़ी खुश हुए कि पढ़ लिख करके तो सब खाना ही बनाया, अगर उसका कुछ उपयोग करे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे लिए वहाँ से सिग्नल मिल गया उसमें। और उसके बाद शुरुआती में तो मेरे पिताजी का पैसा कमाना कोई उद्देश्य ही नहीं था, बस उनका एक ही उद्देश्य था कि वैसे परिवार की लड़कियां खास करके कि जहाँ पे शिक्षा की ज्योति नहीं जली है, जो निम्न वर्गीय है, जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं, या उस ज़माने में कह लीजिए कुछ मध्यम वर्गीय की लड़कियां भी अंग्रेजी मीडियम का इतना प्रभाव नहीं था, तो उन्होंने इसी को ध्यान में रख करके यह शिक्षा की संस्थान का नींव उन्होंने डाली। और शुरुआती में मैं पिताजी के सानिध्य में या उनके संरक्षण में और हम सब भाई बहन मिल करके खुद अपने ही हम लोग, क्योंकि उस समय हम लोग इसी स्थिति में नहीं थे और न इतना पूंजी लगाए थे कि हम लोग बाहर से शिक्षक ला सके, तो हम लोग सारे भाई बहन जो पढ़ते भी थे और उसके साथ साथ हम अपने बच्चियों को पढ़ाते भी थे। तो यहीं से शुरू। मैम, आपने 1995 में इसकी नींव रखी और उसमें लड़कियां बहुत कम शिक्षा प्राप्त करती थी, तो उसमें बालिका विद्यालय खोलने का क्या निर्णय था? यही तो मैं बता रही हूँ कि हम 4 बहनें हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे ज़माने में जो जनरली हाई स्कूल पास की उसमें से मैं 2-3 ही ऐसी थी, हम लोग अपनी सहेलियाँ थी जो कॉलेज में पहुँच सके। अधिकांश की शादियाँ पहले हो जाती थी। तो इस तरह से काफ़ी नज़दीक से हम लोगों ने देखा या मेरे पिताजी ने देखा, क्योंकि गांव में एक चर्चा होती थी कि 4 लड़कियां और सबको इन्होंने स्नातकोत्तर शिक्षा दिलवाई। तो कुछ आलोचनाएं भी होती थी, कुछ तारीफ भी होती थी। तो पिताजी इस बात को समझते थे कि अभी भी आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी संविधान बन गया लेकिन वो हकीकत के रूप में नहीं आ पाया था। तो विद्यालय तो बहुत सारे निजी खुल गए थे जहाँ पे कॉन्वेंट एजुकेशन था, इंग्लिश मीडियम का स्कूल था जहाँ बड़े बड़े परिवार के लड़के जाया करते थे। लेकिन जो मैंने बताया ना कि जहाँ अछूता है, अभी मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जस्ट हमारे शहर में हर महादेव चौक से आप चले जाइए तो एक हर्रख, यहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी है। तो मैं जब वहाँ जाती थी शुरू में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा कि मैं घर घर जा कर के उन लोगों को बताती थी कि ऐसा विद्यालय है, आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपकी बेटियां शिक्षित हो जाएंगी तो आपको दहेज कम देना पड़ेगा, शादी में कम पैसा खर्च होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास नहीं आती थी महिलाएं, वो पर्दा में होती थी, वो बाहर नहीं आती थी, मैं खुद अंदर चली जाती थी उन लोगों से मिलने। तो उनका एक ही सवाल था कि या अल्लाह सड़क के उस पार जाएंगी और कैसे पढ़ेंगी? तो कहते मैं औरत हूँ, मैं पढ़ाऊँगी और हमारी बहनें पढ़ाएंगी, तो आपको आने में क्या समस्या है? इस तरह की बातें, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती थी। सर मैम, हम जानना चाहेंगे कि लड़कियों को शिक्षा लेने में दिक्कत क्यों होती है? बहुत सारी दिक्कतें का सामना अभी भी करना पड़ता है, तो उसको दूर किस तरह से किया जाए? देखिए, एक हमारा सामाजिक ढांचा, सामाजिक संरचना इस तरह की है कि लड़कियां सब दिन माँ बाप के साथ नहीं रहेंगी। और एक बहुत बड़ी एक यही हमारे समाज की विडंबना है कि पढ़ाने के बाद, जॉब कराने के बाद भी उनकी शादी के लिए कहीं ना कहीं दहेज जुटाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और जो नीचे तबके के लोग हैं जिन्हें 2 टाइम खाना नहीं हो पाता है,
तो अगर वो बेटे को पढ़ा देते हैं या बेटे के ऊपर खर्च करते हैं तो उनको ये लगता है कि कल को ये मेरा सहारा बनेगा, इससे मुझे, और लड़कियों को अगर मैं पढ़ा दूँ और लड़कियां अगर शिक्षित भी हो जाएं तो वो तो अपने ससुराल चली जाएंगी ना, उससे मुझे और फिर इसकी दहेज भी देना पड़ेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। ये मेंटलिटी ही बहुत हद तक इसको प्रभावित करती है। मैम आप संचालिका हैं, तो वर्तमान समय में कितनी दिक्कतें होती हैं स्कूल चलाने में? अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि एक पूरे देश में या हमारी वैश्विक संरचना इस तरह की हो गई है कि कहने के लिए तो राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हम बिना अंग्रेजी के चल भी नहीं सकते। तो अंग्रेजी बहुत आवश्यक है आज के समय में, वर्तमान में मैं ये महसूस करती हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है, और शायद ये कह सकते हैं कि मेरे पिताजी का दिया हुआ संस्कार इतने हद तक गहरा है कि अगर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ये आपका सोनम वांगचुक का भी मैंने वीडियो देखा था कि मातृभाषा में अगर आप शिक्षा, बेसिक एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो फिर दुनिया की सारी भाषाएँ सीखने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात है कि अगर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आप उस विषय को बचपन से ही काफ़ी गहराई से समझ सकते हैं, आत्मसात इसको कह सकता है कि आत्मसात कर सकते हैं। अब वर्तमान में आपने पूछा तो वर्तमान में समस्या क्या है कि इतने सारे कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें हिंदी मीडियम का स्कूल चलाना काफ़ी समस्या है, और वो भी लड़कियों का। तो हमारे पास अब क्या है कि अब हमारे पास वैसे ही सब परिवार की लड़कियां आती हैं जो या तो निम्न वर्गीय हैं, आप कह सकते हैं, जो BPL में आती हैं। तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि देखिए, अगर आप अभी खर्च कर रहे हो तो कल की आपकी बेटियाँ सुखी रहेंगी, कल आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। कि अब हकीकत में है क्या कि एक नारी शिक्षित होती है तो 100 व्यक्ति शिक्षित हो सकते हैं, तो ये हकीकत है। तो आप इसको समझिए, समझाने की व्यवस्था होती है, कोशिश की जाती है, और उसमें मैंने बच्चों को या फिर उनकी माँ को भी उनको प्रेरित करके ला करके, तो अभी हमारे पास क्या है कि अब जो वैसे ही लड़कियाँ आ रही हैं जिनको माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते हैं या जिनकी आय बहुत कम है, तो फिर भी मैं शिक्षा का लॉ 95 से लेकर अब तक आप समझ सकते हैं कि मैं अभी तक जलाई हुई हूँ। और एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहती हूँ, मैं उन शिक्षकों से जो शुरुआती दौर में मुझे बहुत, उन्होंने क्योंकि वित्तीय कठिनाइयाँ थी उस दौर में, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, शायद अपने परिवार के जैसा। एक तो मैंने बताया कि जैसे हम सब भाई बहन थे, तो हमारे बाद वाली बहन थी संध्या, वो केमिस्ट्री से MSc थी। उसके बाद एक नीलू हैं, तो वो हिंदी साहित्य में भी काफ़ी उनका लगाव है, उनकी कविताएं वगैरह छपते रहती हैं, और वो पॉलिटिकल साइंस से हैं। फिर मेरा भाई जो आज स्टेट बैंक में AGM के रैंक पे, उस समय वो भी स्टूडेंट था और वो भी काफ़ी मनोयोग से पढ़ाता था। तो इस तरह से हम लोग सब भाई बहन थे। और उस बीच में एक हमारे मोहल्ला की ही थी, गोदावरी जी थी, और फिर एक बैंक मैनेजर थे, तो उनकी वाइफ थी, रीता जी थी। ये लोग तो सब हेल्प किए ही। उसके बाद जब विद्यालय मतलब एक तरह से कहीं चल निकला, तो उस समय जो हमारी टीम तैयार हुई शिक्षकों की, फिर भाई बहन तो धीरे धीरे से अपने पढ़ाई में लग गए और अपने अपने जीवन में, फिर बाद में जो हमारी टीम तैयार हुई, बहुत अद्भुत टीम थी, बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से कहिए कि डिवोटेड। शायद ही कोई ऐसा विद्यालय होगा जहाँ पे किसी भी एनी टाइम कोई शिक्षक, कोई भी बच्चा अगर सवाल लेके आता और शिक्षक तुरंत हाजिर है बताने के लिए, चाहे वो क्लास हो, क्लास के बाहर हो या लंच के टाइम हो। इससे मैं बहुत ही अभिभूत थी, और मैं तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज भी हमारे साथ जो जुड़े हैं, राणा सर, ये तो मैट्रिक पास करके ही आए थे, विद्यार्थी थे, हरेराम सर थे, सुधीर सर थे, उसमें चिरंजीवी सर थे, अर्जुन सर, सब आज बड़े बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन शुरुआत में सब हमारे साथ ही जुड़े थे, और उन्हीं लोगों की बदौलत ये अचीवमेंट प्राप्त करता चला गया। मैम, और ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जो गायत्री बालिका उच्च विद्यालय ने प्राप्त करी हैं? जब कभी कोई अचानक छात्रा मिल जाती है अकस्मात बाज़ार में राह चलते, मैं उसे नहीं पहचान पाती हूँ, और वो मेरा परिचय इतनी महिमा मंडित तरीके से करती हैं कि शायद मेरे लिए और मेरे विद्यालय के लिए उस अवार्ड से बड़ा कोई अवार्ड ही नहीं हो सकता है। कि कभी कभी एक बार मैंने 2013 में मुझे भारत विकास परिषद के द्वारा सम्मानित किया गया था शिक्षक दिवस के अवसर पर। उस समय भी मैंने ये बात वहाँ बताई थी कि मैं जा रही थी अपने काम से बाज़ार, मई का महीना, दोपहर का समय था, तो अचानक मुझे कुछ मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ गई। तो मैं दवा की दुकान पे मेडिसिन ले रही थी, दवा, तो एक बच्ची के साथ एक आई और मेरा पैर छू के प्रणाम किया, अपने बेटे को बोली, बेटी से बोली कि बेटा इनको प्रणाम करो, ये आज के समय के साक्षात भगवान हैं। तो मैं घबरा गई थी कि कौन है, तो मैं नहीं पहचानी थी। फिर उसने याद दिलाई कि
मैं फलानी हूँ, इस वर्ष मैं पढ़ती थी और मुझे आपने बहुत हेल्प किया था। तो मेरा प्रथम श्रेणी से जब रिजल्ट निकला था तो खुद ही मेरे पास, मेरे माँ बाप के पास शादी का ऑफ़र आया था और मैं बहुत अच्छे एक ज़िंदगी जी रही हूँ दिल्ली में। और मैं हमेशा आपको नित्य प्रति शायद मैं आपको याद करती हूँ, मैं अपनी बेटी को भी आपके बारे में बताती रहती हूँ। तो और कुछ छात्राएं मेरी बाहर रहती हैं, जब भी वो अपने बच्चों को बताती हैं कि हमारी प्रिंसिपल मैम ऐसी थी, हमारे प्रिंसिपल मैम, तो आपके हम लोगों के प्रिंसिपल तो बात भी नहीं करती, आप प्रिंसिपल मैम से इतने जुड़ी हुई थी, क्योंकि हमारा उस जो दौर था वो, तो मैं बच्चों को एक परिवार की तरह, और बच्चे भी ये नहीं समझते कि मैं विद्यालय में, उनको लगता था कि मैं अपने घर में हूँ, अपने परिवार में हूँ। कुछ बच्चियाँ ऐसे भी होती है जो अपनी समस्या को वो नहीं शेयर कर पाती हैं घर में अपनी मम्मी से या अपने घर में, और वो मुझसे शेयर करती हैं। यहाँ से जाने के बावजूद भी अगर विद्यालय से वो बाहर निकल गई हैं, पास कर गई हैं और हॉस्टल में है, वहाँ कुछ समस्याएं उनकी होती हैं, वो मुझसे शेयर करती हैं। और मैं कोई हद तक कोशिश करती हूँ कि अब जहाँ तक हो सके मैं उसकी मदद कर सकूँ या उसके समाधान बता सकूँ जो मेरे समझ से आता है। और मैम कभी आपको ऐसा लगा है ज़िंदगी में कि हाँ, कि इस बच्चे की यादें मेरे पास अभी भी है? बिल्कुल, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अब इतने दिनों के दरमियान 25 साल लगभग हो गए और इसमें शायद ही किसी बच्ची को मैं भूली हूँ। चेहरा मोहरा परिवर्तन हो जाए मान लीजिए तो ठीक है, नहीं पहचान पाती हूँ, लेकिन सारी बच्चियाँ हमारे दिल में हैं। यहाँ तक कि इतने छोटे से विद्यालय में एक IAS देना, डॉक्टर देना, इंजीनियर देना, और टीचर की तो बात ही मत पूछिए, उसके बाद बैंक अधिकारी, ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। और मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी छात्रा इस विद्यालय से ऐसी रही होगी जो उसको विद्यालय नहीं याद होगा, और ना मैं भूलती हूँ उसे। इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं आपको। कभी कभी काफ़ी आप जब पढ़ाते रहते हैं और एक लंबा सा रिश्ता बन जाता है तो छात्राओं के साथ एक भावनात्मक लगाव हो जाता है। वहाँ पे छात्र और गुरु का रिश्ता नहीं होता, एक भावनात्मक लगाव, जैसा कि आप अपने परिवार में होते उस तरह का हो जाता है। तो कभी कभी कुछ बच्चियाँ इतनी ज़्यादा जुड़ जाती हैं और जब वो निकलने लगती हैं तो हमारे विद्यालय में कभी आइए, जब हमारा यहाँ सब विदाई समारोह हो रहा होता है तो शायद आप लोग वहाँ रो देंगे, इतना भावुक दृश्य होता है। और इस तरह की तो बहुत सारी होती है इस तरह की कठिनाइयाँ। और कुछ छात्राएं जो है अगर मजबूर हैं, अपने आर्थिक रूप से परिवार से मजबूर हैं, तो उनको विद्यालय सहयोग दिया, आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। तो ये सब देख के बहुत खुशी होती है, लेकिन कभी कभी दुख भी हो जाता है कि अगर मेरे कारण से नहीं, वो अपने पारिवारिक कारण से। मैं बहुत सारी कहानी है, नाम लेकर के नहीं बताना चाहती हूँ। तो कभी ऐसा होता है ना कि माँ बाप अपने बच्चों में भी भेदभाव करने लग जाते हैं कि किसी को ज़्यादा प्यार देते थे, या बच्चों को ऐसा महसूस होता है। तो नहीं बताया, मैंने बताया ना कि वो सारी बस समस्याएं वो मुझसे शेयर करती हैं या बताती हैं, तो मैं बहुत सारा हेल्प करती थी। तो उसी में मैंने उसके लिए बहुत ही भगवान से भी दुआ की थी कि इसको, वो विकलांग थी थोड़ा सा, कि इसको नौकरी लग जाए, और उसकी नौकरी भी लग गई। उसकी नौकरी लगी अपने पैरों पे। जिस दिन वो खड़ा हुई और मिठाई लेके आई तो वो खुशी मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। शायद हमारी छात्रा दीपा अग्रवाल भी आज IAS बनी है तो मुझे खुशी हुई, लेकिन वो उसकी जो एक शिक्षक की नियुक्ति हुई थी वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दिया था। और एक दिन वो बाज़ार में मिली और मेरे गले लग के रोने लग गई। उसकी समस्याएं कुछ थी, जो शादी वादी तय हो गई थी बचपन में उसकी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि इसको अपने पैर पे खड़ा होने के बावजूद भी, जब इसको नहीं पसंद है, इसको ज़बरदस्ती बचपन में इन लोगों में शादी तय हो गई थी, वो अपने ही रिलेटिव में, रिश्तेदार में, इस्लामिक धर्म से थी, इस्लाम से। तो फिर और इधर जा कर के मुझे पता चला कि उसके साथ इतना बुरा हुआ कि नौकरी तो छुड़वा ही दिया गया उसका। और उस समस्या उसकी क्या थी, बहुत सारी समस्या थी जो मुझे बताई थी, और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है अभी। तो ये सब सुनकर बहुत बुरा लग जाता है। तो फिर लगता है कि मेरा पढ़ाना, इतना उसके लिए मेहनत करना, सब व्यर्थ चला गया। तो कभी और इतनी ज़्यादा मैं जुड़ जाती हूँ इस समस्या से, फिर मैं दो दिन 3 दिन तक मैं अपसेट हो जाती हूँ, मैं खुद को निकाल नहीं पाती हूँ। तो अभी भी बहुत ज़रूरत है। ऐसे आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे शहर से सटे जो ग्रामीण क्षेत्र है, मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरे गांव में, अगर आप मैट्रिक पास, आज से करीब 6-7 साल पहले की बात है, कि मैट्रिक पास गिनी चुनी लड़कियाँ थी उस गांव में। तो बड़ा अजीब लगता है देख करके कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी, और इतने प्रचार प्रसार, शिक्षा के ऊपर सरकार इतना खर्च कर रही है, और अभी भी हम 50% जो हम लोग आबादी हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसके लिए प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे, जहाँ तक हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं बात करूँगी अपनी माँ की, कि मेरी माँ अगर
हम चारों बहनों को शिक्षित नहीं करती। मेरी माँ शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है और सबसे के लोग कहते हैं ना कि माँ प्रथम गुरु होती है, तो मेरी माँ वास्तव में प्रथम गुरु थी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा हम लोगों को खुद घर पे पढ़ाया और मेरी माँ इसके लिए बहुत प्रयासरत थी और शायद यही प्रेरणा हम लोगों में भी आया। तो अब हम लोग जैसे आपको बता दें कि जब स्कूल नहीं खोले थे उसके पहले हम गायत्री मंदिर में, हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो गायत्री मंदिर में संस्कार शाला के रूप में भी हम लोग समय दिए, जहाँ पे हम लोग झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को ला करके वहाँ पढ़ाते थे और उनको सिर्फ पढ़ाना ही नहीं था बल्कि उनको हर चीज़ के बारे में बताना, सफाई के बारे में, किस तरह से रहा जाए, पोषक भोजन कैसे प्राप्त करें, आप सस्ते चीज़ों से कैसे पोषकता प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारा। और लोग इतने खुश थे, 2-3 साल हम लोग पढ़ाए थे, उसमें हम खुद स्टूडेंट थे और मेरी बहनें भी पढ़ाती थी। काफ़ी सुकून मिलता, एक बहुत आत्म शांति मिलती थी। मैम, वर्तमान में आपके साथ बहुत सारे सहयोगी काम कर रहे होंगे, तो उनको आप किस तरह से एक मोटिवेट करते होंगे एक प्रधानाचार्य के रूप में? हाँ जी, वर्तमान में हमारे साथ जो शिक्षक जुड़े हुए हैं कुछ ऐसे हैं जो 20 साल से सहयोग दे रहे हैं लगातार, और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि किसी संस्था में एक शिक्षक के रूप में और वो भी निजी विद्यालय में इस तरह से अगर जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी निष्ठा है विद्यालय के प्रति और शायद हम लोगों का व्यवहार है, जिसमें राम सखा सर हैं, रंजू मैडम हैं और कभी कभी यदा कदा राणा सर भी आ जाते हैं, हमारे संस्कृत के शिक्षक हैं, पाठक सर हैं और अंग्रेजी के शिक्षक, ये सब लगातार, अभिषेक सर हैं, उत्तम सर हैं, ये सब पढ़ा और काफ़ी मेहनत से कर्मठता के साथ आज भी उसी तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं जैसे ये शुरुआत में आए थे और इन सब के लिए विद्यालय परिवार इनका धन्यवाद करता है। महिला शिक्षा के लिए आप जो एक उम्मीद जगा के रखी है मैम, और उसमें भी हिंदी मीडियम में, क्या बकाए बेहतरीन आपने सोच रखी हुई है अभी तक कि हम हिंदी में पढ़ाएं? और इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। मैम, आपको भी गायत्री बालिका उच्च विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं, इसका संचालन कर रही हैं, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप भी आगे बढ़ते रहें और यह मेरा सौभाग्य भी था कि आप मेरे तक आए। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना ट्यूब चैनल, यूट्यूब सब्सक्राइब स्टार्स ऑफ बेगूसराय।